हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। नए साल में जीएसटी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं जो 2024 के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में 6 चेंजेस जो 2024 के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं उनको हम डिटेल में विद प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो आपके जीएसटी रिटर्न को इम्पैक्ट करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हम लेके आने वाले हैं जो चेंजेस जीएसटी रिटर्न में हुआ है। जीएसटी या जो वन रिटर्न होता है उसमें जनवरी 2024 से टेबल नंबर 14 और टेबल नंबर 15 को ऐड किया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही आप फाइल रिटर्न्स पे जाएंगे, यहाँ पे अगर आप दिसंबर मंथ सेलेक्ट करते हैं तो जो जीएसटीआर वन आपको जो दिखता था वो कुछ ऐसा दिखता था जिसमें 13 पॉइंट्स ही होते थे। जो जनवरी 2024 से जब भी आप जीएसटीआर वन फाइल करेंगे तो उसमें 2 पॉइंट्स ऐड हो गए हैं। यहाँ पे हम ये समझने वाले हैं कि जो दो टेबल्स ऐड हुई है, टेबल नंबर 14 एंड टेबल नंबर 15, ये किनके लिए एप्लीकेबल है, किनको इसे फाइल करना है और इसकी रिपोर्टिंग किस तरह से पोर्टल पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टेबल नंबर 14 यहाँ पे बोलती है कि सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स। अगर आप कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिनमें आप अगर सेल करते हैं, चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, जोमेटो हो, स्विगी हो, अगर आप कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपने गुड्स या सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो आपको ये टेबल नंबर 14 फिल करनी होगी। हम अब ये समझते हैं कि ई कॉमर्स ऑपरेटर ये होता क्या है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है। तो यहाँ पे हम ये आपको क्लियर करते हैं कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा मार्केट प्लेस या एक ऐसा एग्रीगेटर जहां पे बहुत सारे सप्लायर या सर्विस प्रोवाइडर अपनी सर्विसेज या फिर गुड्स को सेल करते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल समझेंगे कि जैसे अमेजोन है। अमेजोन आपको अपना प्लेटफॉर्म यूज करने देता है कि आप आओ अपने गुड्स को या अपनी सर्विसेज को हमारे प्लेटफॉर्म पे सेल करो। जहाँ पे बहुत सारे बायर्स होते हैं उनको आपकी गुड्स या सर्विसेज सेल करता है। तो उस केस में क्या होता है कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, स्नैपडील बहुत सारे पैनल से जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं तो उसके बदले वो आपसे एक प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करते हैं। तो ये वो ई कॉमर्स होते हैं जो आपको एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करता है। तो उन सभी ई कॉमर्स के लिए ये पॉइंट नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये देखना है कि पॉइंट नंबर 14 और 15 अभी गवर्नमेंट का लाने का रीजन क्या था। तो उसके लिए आपको टेबल नंबर 14 और 15 लाने के पीछे का रीजन ये है कि आपकी जो 3B की रिटर्न फाइल होती थी उसमें टेबल नंबर 3.1.1 जो आपको ये डिफाइन करती है कि सप्लाईज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9(5) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। यहाँ पे जो टेबल 3.1.1 ये सप्लाईज नोटिफाई करती है कि आप यहाँ पे जो टैक्स पे करते हैं वो ना तो सप्लायर आपका टैक्स पे करता है और ना ही कोई रेसिपिएंट अपना टैक्स पे करता है। यहाँ पे ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करते हैं तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं वो यहाँ पे अपना टैक्स पेड करते हैं। तो ये जो टेबल नंबर 3.1.1 थी जो पहले आपको मैन्युअली फिल करनी होती थी। अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप अपनी सर्विसेज या गुड्स सेल करते हैं तो ये आपको मैन्युअली फिल करना होता था। अब जब गवर्नमेंट ने जीएसटीआर वन में टेबल नंबर 14 एंड 15 को इंप्लीमेंट कर दिया है तो यहाँ से डेटा ऑटो पॉपुलेट होके टेबल नंबर 3.1.1 में आ जाएगा जिसमें आपको वहां पे फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम समझते हैं कि टेबल नंबर 14 यहाँ पे मैं टिक करता हूं। तो यहाँ पे टेबल नंबर 14 आपको बोलती है कि सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये तो हमें समझ आ गया कि ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं और उनके थ्रू अगर हम सप्लाई करते हैं तो उसका रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे शो करना रहेगा। बट यहाँ पे भी आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं। लाइबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 ये होता है टीसीएस। एक
जो ई कॉमर्स ऑपरेटर आपसे टीसीएस कलेक्ट करते हैं। एंड सेकंड ऑप्शन आता है कि लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5). वो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं जो आपके बिहाफ पे टैक्स गवर्नमेंट को पे करती है, जो डायरेक्टली कस्टमर से टैक्स वसूल करता है और उसको गवर्नमेंट को पे कर देता है, जिसमें आपका कहीं पे रोल नहीं रहता है। तो यहाँ पे हम इन दोनों पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 टीसीएस, इनमें कौन कौन से ई कॉमर्स ऑपरेटर आते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ई कॉमर्स जो लायबल होते हैं कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिनमें अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, मिंत्रा हो गया, स्नैपडील हो गया। ऐसे बहुत सारे पैनल्स हैं जिनमें आप अपनी सर्विसेज या फिर गुड्स को सेल करते हैं, जहां पे एक नॉमिनल चार्ज उन एग्रीगेटर द्वारा आपका डिडक्ट किया जाता है और रिमेनिंग अमाउंट आपको कट करके पे कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये वो सेल को यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है जो इनके थ्रू हुई है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ऐसे बहुत सारे पैनल है जिनके थ्रू आपकी सेल यहाँ पे रिपोर्ट हुई है और वो आपके सेल का 1% टीसीएस डिडक्ट करते हैं। उस सेल को आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। अब आपको वो सेल कहाँ मिलती है? बेसिकली जब भी आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट के पैनल पे सेल्स रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं तो वो आपको एक सेल्स का समरी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बेसिकली स्टेट वाइज, टैक्स रेट वाइज और बहुत सारी डिटेल्स होती है। उसके साथ वो आपको सेल्स रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसमें से आपको सेल्स का फिगर यहाँ पे पुट कर देना होता है। इसको आप अगर चेक करना चाहते हैं तो आप सर्विसेज, रिटर्न, टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड, यहाँ पे आप जाके कोई भी मंथ का आप जैसे रिटर्न आप देखना चाहते हैं, सपोज हम यहाँ पे दिसंबर मंथ पे टिक करते हैं, यहाँ पे आपको टीसीएस एंड टीडीएस क्रेडिट रिसीव्ड, यहाँ पे एक पॉइंट आता है टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड। ये अगर आपके कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिनका आपने प्लेटफॉर्म यूज करके गुड्स या सर्विसेज सेल किया है, तो वो आपकी सारी सेल्स को यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पे आपका जो 1% टीसीएस होता है वो यहाँ पे डिडक्ट करते हैं। यहाँ पे वो आपका जो बेसिक सेल्स होता है, जो नेट सेल्स, जिसमें से रिटर्न लेस करके जो आपका नेट सेल होता है, उसका आपको 1% टीसीएस कट करके यहाँ पे रिपोर्ट करती है। तो यहाँ पे आपको ये शो करना है कि लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 टीसीएस, यहाँ पे वो ऑपरेटर का सेल आपको डिफाइन करना है जो आपके सेल के ऊपर टीसीएस डिडक्ट करती है। जैसे ही आप एड रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे आपको जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिनके थ्रू आप सेल करते हैं, चाहे वो अमेजोन हो, स्नैपडील हो, फ्लिपकार्ट हो, उनका आपको जीएसटी नंबर मेंशन करना है। यहाँ पे आपको नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज मींस अगर आपने कुछ गुड्स बेचा है, उसमें से आपको जो भी गुड्स वापस रिटर्न कर दिया कस्टमर ने, उसको लेस करके जो आपकी नेट सेल्स आती है उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना रहेगा, जो आपके टीसीएस के पैनल पे भी शो हो जाएगा। अमेजोन या फ्लिपकार्ट ने आपको कितना सेल किया है, उसमें से आपको कितना गुड्स रिटर्न हो गया है और लेस आपकी नेट वैल्यू क्या है। एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रॉस वैल्यू है, वो जो एक्चुअल आपने सेल किया है, उसमें से सप्लाईज रिटर्न जो कस्टमर ने आपको गुड्स वापस भेज दिए, उसके बाद जो नेट वैल्यू बचता है उसको आपको वहां पे रिपोर्टिंग करनी रहेगी। तो ये बेसिकली फॉर्मेट होता है। यहाँ पे बहुत सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर है जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, तो वो अपनी टीसीएस समरी यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं, जिसमें ग्रॉस वैल्यू, सप्लाईज रिटर्न और नेट वैल्यू कितना है वो डिफाइन करते हैं। तो ये नेट वैल्यू आपको यहाँ पे शो करनी रहेगी। उसके बाद अगर उन्होंने आईजीएसटी के अंदर टैक्स काटा है तो उसका वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है। अगर सीजीएसटी है तो यहाँ पे, एसजीएसटी है तो यहाँ पे, अगर सेस उसके ऊपर कुछ एप्लीकेबल है तो आप सेस का अमाउंट यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे इस केस में अमेजोन ने आपका तीनों ही टैक्स डिडक्ट किया है, आईजीएसटी भी किया है, सीजीएसटी भी किया है और एसजीएसटी भी डिडक्ट किया है। तो आपको यहाँ पे तीनों अमाउंट यहाँ पे पुट कर देना। इस ऑप्शन को आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है कि लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5). तो उसके पहले हमें यह समझना जरूरी है कि 9(5) के अंडर
कौन कौन से ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो यहाँ पे आते हैं। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सप्लाईज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9(5) ऑफ CGST एक्ट। यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज है और कौन कौन से ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिनको ये सेक्शन फुलफिल करती है, और उसकी रिपोर्टिंग आपको GSTR1 के टेबल नंबर 14 में फिल करना रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है कि सर्विस ऑफ द पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है कि हाउस कीपिंग सर्विसेज। थर्ड नंबर आता है एकोमोडेशन सर्विसेज, और फोर्थ नंबर पे आता है रेस्टोरेंट सर्विसेज या जो क्लाउड किचन चलाते हैं। तो सबसे पहले जो सर्विसेज ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है उसमें जो ये कैब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या ऐसा ही सिमिलर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसमें ओला हो गया, उबर हो गया, रैपिडो हो गया, ऐसे बहुत सारे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है जिनके थ्रू वो पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट का सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो भी उनके थ्रू सेल होती है उसको आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी होती है। उसके बाद दूसरा आता है कि हाउस कीपिंग सर्विसेज। इसमें वो सब सर्विस प्रोवाइडर जो हाउस कीपिंग से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यहाँ पे बेसिकली अर्बन कंपनीज जो ये हाउस कीपिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, या फिर ऐसी ही सिमिलर कंपनीज, उनकी सेल आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी रहेगी। थर्ड आता है कि एकोमोडेशन सर्विसेज। यहाँ पे जो एकोमोडेशन सर्विसेज है जिसमें ओयो हो गया, ऐसे बहुत सारे सिमिलर बहुत सारी कंपनीज है जो इस प्रकार के बिजनेस में लगी हुई है, जो अपना प्लेटफॉर्म यूज करने देती है और होटल इंडस्ट्रीज को बोलती है कि आप कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करो। तो इसमें ओयो हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं जो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनकी सेल भी आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी रहेगी। उसके बाद आता है कि रेस्टोरेंट सर्विसेज या क्लाउड किचन। इस केस में अभी जोमेटो है, स्विगी है, जिनके थ्रू कोई भी रेस्टोरेंट सेल करता है तो ये जोमेटो स्विगी उनको अपना प्लेटफॉर्म यूज करने देते हैं जहां पे वो बायर को लेते हैं और उनको अपना गुड्स या फिर सर्विसेज सेल करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो ई कॉमर्स लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5) है उनमें ये सब कैटेगरीज आती है। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो उनकी सेल को आपको यहाँ पे शो करना रहेगा, जो डायरेक्टली आपके बिहाफ पे कस्टमर से जीएसटी का पैसा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देती है, जिसमें आपका कोई भी रोल नहीं रहता है। तो इन ई कॉमर्स ऑपरेटर के अंदर स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, रैपिडो, अर्बन कंपनीज, ओयो, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है वो इन्वॉल्व रहती है, जो डायरेक्टली कस्टमर से जीएसटी का टैक्स का पैसा कलेक्ट करके डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देती है। जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर से सेल होती है उसको आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना रहेगा। आप यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करके यहाँ पे सपोज जो भी जोमेटो के थ्रू आपने सेल किया है, स्विगी के थ्रू आपने सेल किया है, ओयो पार्टनर के थ्रू आपने सेल किया, तो उन सेल को आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना रहेगा। तो यहाँ पे आपको समझ आया कि टेबल नंबर 14 में अगर आप कोई भी सप्लाईज करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर का प्लेटफॉर्म यूज करके, तो उन सर्विसेज को आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना रहेगा। उसके बाद आता है कि सप्लाईज अंडर सेक्शन 9(5) जो टेबल नंबर 15 है उसको जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उन्हें ही फिल करना है। वो जो भी सेल अपने टीसीएस पे या टीडीएस पैनल पे रिपोर्ट करेंगे वो सेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे सप्लाईज अंडर सेक्शन 9(5) में जो भी आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर है, चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, स्विगी हो, जोमेटो हो, कोई भी तरह के जो आपके टीसीएस डिडक्ट करती है या फिर जो अंडर सेक्शन 9(5) के अंडर कवर है, तो वो जैसे ही अपनी सेल रिपोर्ट करते हैं उसका बाइफरकेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, जिसमें अगर वो रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन को अगर सेल करते हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे शो होगी। अगर वो रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन को कुछ सेल करते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे शो होगी। अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, यहाँ पे बेसिकली 4 तरह की कैटेगरी डिवाइड की है। उसके अंदर वो जो भी आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर सेल डिफाइन करेंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो ये तो था कि जो GSTR1 में सबसे पहले जो टेबल नंबर 14 और 15 जो नई टेबल ऐड हुई है उसको हमने समझा, बट इसका जो इफेक्ट है वो आपको
पहले भी देखने को मिलता था, जो टेबल नंबर 7 जो डिफाइन करता है बी टू सी अदर्स। यहाँ पे क्या आता था कि आपने जो भी, चाहे वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल की हो या डायरेक्टली आपने रिटेल सेल की हो, तो उसकी सारी डिटेल आपको पहले बी टू सी में डालनी होती थी। बट वहां पे कहीं पे ऐसा ऑप्शन नहीं आता था कि आपने डायरेक्टली ई कॉमर्स को सेल किया है या फिर आपने रिटेल कस्टमर को टारगेट करके सेल किया है, तो डायरेक्टली वहां पे एक सेल्स आती थी। वो हो सकती थी कि डायरेक्टली प्योर सेल आपकी जो आई है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आई है, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि प्योर सेल आपकी रिटेल कस्टमर को टारगेट करके आई है। तो यहाँ पे जो बी टू सी कॉलम है, यहाँ पे आपकी सारी सेल्स रिपोर्ट होती थी। अब उसमें से ही कुछ हिस्सा अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज करके करते हैं, तो आपको उसमें से कुछ पोर्शन यहाँ पे आपको फिल करना रहेगा। अगर आप सारी सर्विसेज ई कॉमर्स के थ्रू ही कर रहे हैं, तो आपको जो बी टू सी में जो आपने सेल्स दिखाई है वो तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट करनी ही होगी। साथ में अगर आपने बी टू बी या फिर बी टू ई भी सेल किया, तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे शो करनी रहेगी। तो ये तो था कि जीएसटीआर 1 में जो आप टेबल नंबर 14 और 15 में आप रिपोर्ट करेंगे, वो डायरेक्टली जीएसटीआर 3 भी टेबल नंबर 3.1.1 में ऑटो पॉपुलेट या ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आपको उस टेबल को बाद में मैन्युअली फिल करने की जरूरत नहीं है। आपका सारा डेटा ऑटो पॉपुलेट आ जाएगा। आपको उसको वेरीफाई करके अपने जो 3B के रिटर्न है उसको प्रोसेस करना रहेगा। तो ये तो था कि जो नया चेंजेस आया था, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया, उसको एग्जाम्पल भी समझा, और हमने कैसे और कहां से हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं सेल को, उस चीज को भी हमने यहाँ पे समझा। तो ये तो था कि जो 2024 में जो सबसे बड़ा चेंजेस है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में, उसको हमने समझा। उसके बाद हम आगे ऑप्शन में बढ़ते हैं। जो 2024 में जीएसटी में नया चेंजेस आया वो बहुत ही मजेदार है, जिसमें जीएसटी पेमेंट के रिलेटेड कुछ अपडेट्स आए हैं, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि आप जो जीएसटी का पेमेंट है, जो पहले आप नेट बैंकिंग या फिर ओवर द काउंटर जाके एनईएफटी या आरटीजीएस के थ्रू करते थे, तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन ऐड किया है। अगर आप जीएसटी का पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो होगा, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप अब जीएसटी का पेमेंट कर सकेंगे। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों ही मोड यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सर्विसेज, यहाँ पे पेमेंट और क्रिएट चालान, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे आप एनी अदर पेमेंट पे आप टिक करके प्रोसीड करेंगे। उसके बाद अगर आप कोई भी टैक्स अमाउंट फिल करते हैं और यहाँ पे ई पेमेंट टैक्स को चूज करते हैं, अगर आप ओवर द काउंटर या फिर एनईएफटी आरटीजीएस करते हैं, तो उस ऑप्शन में आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन शो नहीं होगा, क्योंकि आप काउंटर के थ्रू अपना टैक्स पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप ई पेमेंट को चूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो पेमेंट गेटवे है, यहाँ पे आपको 3 तरह के ऑप्शन शो होंगे। प्रिफर्ड बैंक्स, जिनसे आप रेगुलरली पेमेंट करते हैं, वो बैंक आपको शो होगी, या फिर नेट बैंकिंग, अगर उसमें से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जो भी बैंक का आपके पास नेट बैंकिंग है, आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। एंड थर्ड नंबर ऑप्शन आता है क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड्स, जो अभी फिलहाल कोटक महिंद्रा बैंक के थ्रू ही आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने आपको एक चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि आप पेमेंट डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों के थ्रू कर सकते हैं। ये फैसिलिटी अभी केवल 10 स्टेट पे ही लागू हुई है। धीरे धीरे जैसे ही अभी इन्होंने ऑप्शन लेके आए, बाकी स्टेट्स में भी एप्लीकेबल हो जाएगा। बट यहाँ पे अभी ये ध्यान रखना है कि जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है, वो केवल कोटक महिंद्रा बैंक के थ्रू ही अप्रूव होना चाहिए, चाहे वो वीजा हो, मास्टर कार्ड हो, रुपे कार्ड हो या कोई भी हो। जो अभी फिलहाल कोटक महिंद्रा बैंक का कोई भी कार्ड आप यूज करते हैं, तो उस कार्ड के लिए ही आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। बट आगे आने वाले टाइम में सब स्टेट्स को भी कवर करेंगे, और जो बाकी बैंक्स भी है उनको भी यहाँ पे गवर्नमेंट लाने का काम कर रही है। वो भी आपको जल्द ही साइट के ऊपर शो हो जाएगा। बट यहाँ पे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ऑप्शन तो दे दिया है, बट ये आपके लिए चार्जेबल रहेगा।
सपोज आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करते हैं या ओवर द काउंटर आप पेमेंट करते हैं तो उसमें अभी तक आपको जीएसटी के साथ एडिशनल कुछ भी चार्जेस पे नहीं करना होता था। बट अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की आप फैसिलिटी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप अगर चार्जेस आप चेक करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। तो यहाँ से रिलेटेड जो भी आपको चार्जेस होगा वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं है। डेबिट कार्ड अगर आप रुपए का यूज करते हैं तो उसमें भी कोई चार्जेस नहीं है। बट आप वीजा या मास्टर कार्ड यूज करते हैं तो इतना चार्जेस है। तो उसका सबका अलग अलग कैटेगरी दिया हुआ है। उस हिसाब से कोटक महिंद्रा बैंक आपका जीएसटी के अमाउंट के ऊपर चार्जेस डिडक्ट करेगी। अभी फिलहाल कोटक महिंद्रा बैंक का ही ऑप्शन अवेलेबल हुआ है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे सब बैंक्स यहाँ पे ऐड हो जाए। तो उसके जो भी रिलेटेड चार्जेस होंगे वो भी आप यहाँ पे नीचे टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक करके आप देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो बेनिफिट कस्टमर को मिला है कि आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स या फिर डेबिट कार्ड्स उसको यूज करके भी आप अपना जीएसटी का पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तो था कि दूसरा बड़ा अपडेट जो जीएसटी पेमेंट के रिलेटेड था, जहां पे नया टैब ऐड हुआ है उसको आप यूज करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। अब हम आगे तीसरे नंबर अपडेट्स की ओर बढ़ते हैं। तो जो तीसरा नंबर चेंजेस हुआ है जो 2024 में इम्प्लीमेंट होने वाला है वो ई वे बिल के रिलेटेड है। यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है कि ई वे बिल हम कब बनाते हैं क्या होता है तो वो मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि ई वे बिल अगर आप कोई भी गुड्स की मूवमेंट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे या फिर आप किसी कस्टमर को सेल करते हैं जिसमें गुड्स की मूवमेंट होनी होती है तो उस केस में आपको ई वे बिल बनाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे एक जो बड़ा अपडेट आया है जो 2024 में एप्लीकेबल होगा वो क्या अपडेट है उसके बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई वे बिल की जो वेबसाइट है उसमें 5 जनवरी 2024 को एक अपडेट आया है। जो अपडेट ये कह रहा है कि ई वे बिल सिस्टम एडवाइजरी ऑन एचएसएन कोड। यहाँ पे जो एडवाइजरी आई है वो एचएसएन कोड के रिलेटेड आई है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी ई इनवॉइस बनाते हैं अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है तो आपको मिनिमम 6 डिजिट का एचएसएन कोड यूज करना होगा। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है तो आपको मिनिमम 4 डिजिट का एचएसएन कोड आपको यूज करना रहेगा। ये चेंजेस आपके लिए 1 फरवरी 2024 से इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी ई वे बिल बना रहे हैं अगर आपकी पार्टी का टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है तो आपको 6 डिजिट का ही एचएसएन कोड मिनिमम आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप 6 डिजिट के कम का एचएसएन कोड आप यूज करेंगे तो आपका ई वे बिल जनरेट नहीं होगा। वो वहां पे क्वेरी दिखा देगा आपको वहां पे 6 डिजिट या फिर उसके ऊपर 8 डिजिट ही आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। तो ये जो एक सबसे बड़ा अपडेट आया है कि आपको 4 डिजिट और 6 डिजिट को कोड को यूज करके आपको ई वे बिल बनाना होगा अदरवाइज आप अपना ई वे बिल बना नहीं पाएंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। उसके बाद जो फोर्थ नंबर अपडेट आया है वो आया ई इनवॉइस और ई वे बिल के रिलेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई वे बिल की जो वेबसाइट है उसमें लिखा है ब्लॉकिंग द जनरेशन ऑफ ई वे बिल विदाउट ई इनवॉइस। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें कस्टमर डायरेक्टली ई इनवॉइस बनाता ही नहीं है वो डायरेक्टली ई वे बिल बना के अपना माल ट्रांसफर कर देता है। उस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट को बहुत सारे डेटा में मिसमैच मिलता है। अगर आप ई इनवॉइस और ई वे बिल को एक साथ नहीं बनाएंगे तो आपको आगे आने वाले टाइम में दिक्कत होने वाली है। अगर आप डायरेक्टली टैली से या कुछ बहुत सारे सॉफ्टवेयर से जो ई इनवॉइस बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उसमें अगर आप ट्रांसपोर्ट का डिटेल डाल देते हैं तो ई इनवॉइस के साथ ई वे बिल भी डायरेक्टली प्रिंट हो जाता है। बट बहुत सारे सप्लायर या फिर बहुत सारे वेंडर्स ऐसे हैं जो अभी तक ऐसे सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते हैं। वो ऑनलाइन या फिर मैन्युअली ई इनवॉइस बनाने का प्रोसेस करते हैं। तो उस केस में वो क्या होता है कि कभी कभी ई इनवॉइस बनाना भूल जाते हैं और डायरेक्टली ई वे बिल बना देते हैं। तो उस केस में अभी गवर्नमेंट को डेटा फैच करने में बहुत दिक्कत हो रही है। उनको बहुत सारे डेटा में मिसमैचेस होते हैं कि बहुत सारे ई इनवॉइस बन गए बट उनके ई वे बिल नहीं बने
या फिर बहुत सारी केस में ई इनवॉइस नहीं बना है बट उनके ई वे बिल बन चुके हैं। तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ई इनवॉइस और ई वे बिल दोनों को एक साथ अगर आपने नहीं बनाया है तो आपका ई वे बिल नहीं बन पाएगा। यहाँ पे जो सेक्शन आया है जो बोलती है कि अगर आप ई इनवॉइस बी टू बी या फिर बी टू ई ट्रांजेक्शन पे बनाते हैं तो उस केस में आपको ई वे बिल इमीडिएट बनाना होगा। अगर आप इन दोनों केस में अगर ई वे बिल और ई इनवॉइस एक साथ नहीं बनाएंगे तो हो सकता है कि आपका ई वे बिल नहीं बनेगा। तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है और आप कोई बी टू बी जिसमें आप बिजनेस टू बिजनेस अगर कोई सप्लाई करते हैं जिसमें रजिस्टर्ड पर्सन को आप कोई सेल करते हैं या फिर बी टू ई ट्रांजेक्शन या फिर आप कोई एक्सपोर्ट सेल करते हैं तो उस केस में आपको अगर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो आपको ई इनवॉइस के साथ ई वे बिल भी बनाना कंपलसरी है। अगर आपने ई इनवॉइस नहीं बनाया और आप डायरेक्टली ई वे बिल बनाने जाएंगे तो आपका ई वे बिल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो इम्प्लीमेंट है जो गवर्नमेंट 1 मार्च 2024 से एप्लीकेबल करने वाली है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप ई वे बिल बनाएं उससे पहले आप श्योर हो जाएं कि आपने ई इनवॉइस बना दिया है। अदरवाइज आपका ई वे बिल नहीं बनेगा और आप उसके थ्रू अपने गुड्स का मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। आप जब भी ई वे बिल बनाते हैं तो वहां पे एक पॉपअप भी आता है। अगर आप ई इनवॉइस के लिए रजिस्टर्ड है तो वहां पे एक ऑप्शन दिखता है आपको कि आपने इसका ई इनवॉइस नहीं जनरेट किया है। अगर आपको वो पॉपअप दिख जाता है तो आप वहीं पे इमीडिएट पहले उसका ई इनवॉइस जनरेट कर दीजिए। अगर आपने ये ऑप्शन को नहीं ध्यान में लिया तो आप 1 मार्च 2024 से ई वे बिल नहीं बना पाएंगे। तो आपको ये चेंजेस ध्यान रख लेना है। अगर आप कोई बी टू सी या फिर आप रिटेल कस्टमर को सेल करते हैं तो उस केस में आप विदाउट ई इनवॉइस बनाए आप उसको ई वे बिल प्रोसेस कर सकते हैं। उस केस में आपका यहाँ पे जो ई वे बिल है वो ब्लॉक नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो चेक एंड बैलेंसेज है वो आपका यही कह रहा है कि अगर आपने कुछ बी टू बी या फिर बी टू ई ट्रांजेक्शन आपने किए हैं तो अगर आपने उसका ई इनवॉइस नहीं बनाया तो वो आपको ई वे बिल बनाने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है जो इम्प्लीमेंट आपके 2024 में होने वाला है। तो इस केस को भी आप समझ के रखिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो 2024 में जो नया चेंजेस आया है वो जीटीए टैक्स पेयर के लिए आया है। यहाँ पे एक एडवाइजरी इश्यू हुई है, एडवाइजरी ऑन द फंक्शनलिटीज अवेलेबल ऑन द पोर्टल फॉर जीटीए टैक्स पेयर। यहाँ पे जो एक इम्प्लीमेंट आया है जो 2024 में एप्लीकेबल होने वाला है जीटीए टैक्स पेयर के लिए। यहाँ पे जीटीए टैक्स पेयर है उनको टैक्स की दो ऑप्शंस अवेलेबल है जिसमें एक होता है कि वो रिवर्स चार्ज के बेस पे अपना टैक्स फाइल करे और दूसरा होता है कि वो फॉरवर्ड चार्जिंग के थ्रू अपना टैक्स फाइल करे। जो दूसरा ऑप्शन है फॉरवर्ड चार्ज उसमें भी उनके पास दो तरह के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जिनमें एक 5% वो टैक्स पे करना रहता है जिनमें उनको आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलता है। मतलब जो 5% है वो विदाउट आईटीसी आप टैक्स का पे कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है जिसमें आपको 12% जीएसटी का पेमेंट करना है जिसमें आप आईटीसी का क्रेडिट ले सकते हैं। तो इसमें फॉरवर्ड जो चार्ज होता है उसमें दो तरह के ऑप्शन है 5% और 12%। यहाँ पे आपको उसके लिए एक डिक्लेरेशन फाइल करना रहता है। यहाँ पे जो एनेक्सर है वो आपको जनवरी से लेके मार्च महीने के अंदर आपको फाइल करना होता है वो भी नेक्स्ट ईयर के लिए। अगर सपोज यहाँ पे आपको 2024-25 के लिए एनेक्सर 5 और 6 फाइल करना है तो उसकी जो ड्यू डेट है वो जनवरी 2023 से मार्च 23 तक आप उसको फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक ऑप्शन जो आया है 2024 के लिए जो एडवाइजरी इश्यू हुई है कि आपके पास टैक्स के दो ऑप्शन है, एक रिवर्स चार्ज और एक फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में भी आपके पास दो ऑप्शन है, आप 5% ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं और एक आप 12% ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं जिसमें आप आईटीसी की क्रेडिट ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन को आपको इनेबल करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है जिसका ऑप्शन आपको सर्विसेज यूजर सर्विसेज में जाना है। यहाँ पे जीटीए गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। यहाँ पे जो दो फॉर्म्स है वो आपके लिए अवेलेबल है, एनेक्सर 5
और एनेक्चर 6 यहाँ पे लिखा है कि ऑप्टिंग फॉरवर्ड चार्ज पेमेंट बाय जीटीए। यहाँ पे अगर आप फॉरवर्ड चार्ज पेमेंट के लिए ऑप्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है और एनेक्चर 5 जो आपको है उसको आपको फिल कर देना है। उसके बाद अगर आप रिवर्ट अंडर रिवर्स चार्ज के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। अपलोड मैन्युअली फाइल एनेक्चर वी। यहाँ पे क्या होता था कि पहले ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, तो अगर उस केस में अगर आपने कुछ मैन्युअली एनेक्चर फिफ्थ बनाया है तो उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन पे आता है कि ऑप्टिंग फॉरवर्ड चार्ज पेमेंट बाय जीटीए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन पूछेगा कि इफ यू आर प्रोवाइडिंग ए जीटीए सर्विस एंड विश टू ऑप्ट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन फॉरवर्ड चार्ज, तो आपको इसको प्रोसीड कर देना है। अगर आप इसके थ्रू जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, उसको आप गो करके प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप दूसरे ऑप्शन को चूज करते हैं जिसमें यहाँ पे लिखा है कि फर्निशिंग डिक्लेरेशन इंटेंडिंग टू रिवर्ट अंडर रिवर्स चार्ज, अगर आप दूसरे ऑप्शन के थ्रू जाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे आप टिक करके आप दूसरे ऑप्शन में जा सकते हैं। वहां पे भी आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करके उसको प्रोसीड कर देना है। और अगर आपने कुछ मैनुअल एनेक्चर फिफ्थ बनाया तो उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन था कि जो जीटीए के लिए है उनके लिए टैक्स में दो बड़े ऑप्शन आ गए हैं, रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज। अगर उनमें से वो जो भी दोनों स्कीम में जाना चाहते हैं तो उसको आप ऑप्ट यहाँ से कर सकते हैं। अब हम हमारे अगले अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं जिसमें रिपोर्ट आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंसेस। जो आईटीसी अगर आपने रिवर्स की है कोई भी कारण से, चाहे वो जुलाई 2017 से लेके जुलाई 2023 के बीच कभी भी आपने अगर आईटीसी को रिवर्स किया है तो उस आईटीसी को आप रीक्लेम कर सकते हैं। पहले इसकी जो ड्यू डेट थी वो 30 नवंबर 2023 थी, जिसको गवर्नमेंट ने आगे बढ़ा के 31 जनवरी 2024 कर दिया है। आपकी जो भी आईटीसी है जिसको आपने रिवर्स किया था ड्यूरिंग द पीरियड, उसको आप वापस से रीक्लेम अगर आप करना चाहते हैं, आपको लगता है कि वो गलती से हो गया था, तो उसको आप रीक्लेम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपने आईटीसी रिवर्स की थी जिसको आपने जीएसटीआर 3B में टेबल नंबर 4 के पॉइंट नंबर बी के 2 में आपने अगर कुछ आईटीसी ऐसी दिखाई है जो आपने रिवर्स कर दी थी, जिसको अभी गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है कि आप उसको 31 जनवरी 2024 तक रीक्लेम कर सकते हैं। अगर आपसे बाय मिस्टेक या कुछ ऐसा हो गया तो उसको आप वापस से रीक्लेम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो भी आपने आईटीसी रिवर्स के टेबल नंबर B2 में जितना आपने आईटीसी रिवर्स किया है वो आप जैसे इस ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं, यहाँ पे आप जैसे ही टिक करेंगे तो वहां से जो भी डेटा रहेगा वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि डिक्लेरेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी रिवर्सल विच इज पेंडिंग फॉर रीक्लेम। अगर यहाँ पे आपका कोई भी ऐसा आईटीसी का बैलेंस है जो पास्ट में आपने रिवर्स कर दिया था, जिसका फ्यूचर में आप क्लेम करने वाले हैं, तो उसका अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो आपको यहाँ पे उसको पुट कर देना है। अदरवाइज आपको ये ऑप्शन को इग्नोर कर देना है। तो अगर आपको कुछ आईटीसी जो आपने पास्ट में रिवर्ट की थी उसको आपको रिक्लेम करना है तो आप इस ऑप्शन को यूज करके कर सकते हैं। तो ये तो थे कि बहुत सारे जो चेंजेस हुए हैं जो जीएसटी में ई इनवॉइस के रिलेटेड, ई वे बिल के रिलेटेड, जीएसटी के जो पेमेंट्स है उनके रिलेटेड और जीएसटी रिटर्न्स में जो नए बदलाव हुए हैं जो 2024 में आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं, तो उसके लिए हमने एक ये वीडियो बनाया है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जो जीएसटी में जो अपडेट्स आए हैं जो 2024 के लिए एप्लीकेबल है उनको समझ सके और बिना कोई गलती किए अपने रिटर्न के प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। ये जो चेंजेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आपको ध्यान में रख के अपने बिजनेस को आगे प्रोसेस करना है। अदरवाइज आपके बिजनेस में बहुत सारी दिक्कत या फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है।
तो इसके लिए आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आपको इनके रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी आपकी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपका उन क्वेरी का रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए। हमारे चैनल में आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।